हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कैसी तैयारी है बीजेपी की और क्या वाकई में रिवाज बदलने वाला है, यही जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं हमीरपुर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और बीजेपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी। और प्रेम कुमार धूमल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खड़ा करने में बहुत अहम योगदान रहा है, पार्टी के रूप में संगठन को मजबूत करने में। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सर, चुनाव को लेकर बीजेपी की कैसी तैयारी है? बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारी कर रही थी। हम पूरी तरह तैयार है। मिशन रिपीट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास रचती रही है। पहले जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो कई पार्टियां इकट्ठी आई थी 77 में, तब जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद 1990 में फिर भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी, लेकिन गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा था जनता दल के साथ। 98 में हमारा कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद हमारा गठबंधन हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ हुआ। और जो सरकार पहले 2.5 साल के बाद चली जाती थी, पूरे 5 साल वो सरकार चली। 2007 में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 में भी बीजेपी की सरकार बनी। 2022 में हम रिपीट करने का इतिहास रचने जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल का इतिहास रहा है 5 साल में सरकार बदलने का, तो क्या ये इतिहास सब एक चुनौती नहीं है? ये सारी कहानी मैंने आपको इस करके सुनाई कि किस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते हम विशुद्ध बीजेपी की सरकार बनाने लगे। इस बार विशुद्ध बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन बागी नेता जिस तरह से खड़े हो गए हैं कई सीटों पर, वो कितना डेंट करने वाला है बीजेपी को? जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही हो वहाँ लोगों को बहुत उम्मीद होती है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो चुनाव लड़े और सरकार का हिस्सा बने। ये भी इस बात का संकेत है कि लोगों को बहुत उम्मीद है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। धीरे धीरे कुछ उनमें से कुछ रिटायर हो जाएंगे और अंततः भारतीय जनता पार्टी की ही बहुमत की सरकार बनेगी। तब बहुत उम्मीदें थी कि प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा आप एक्टिव भी दिखाई दे रहे थे। अचानक से आपने भनक तक नहीं लगने दी कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने 2017 के बाद सोच लिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब सुजानपुर के मतदाता आकर रोने लगे हमें कौन देखेगा, तो मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं 5 वर्ष तक इनका ध्यान रखूंगा और उन्हें महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका विधायक नहीं है। वो मैंने पूरा निभाया है। जब घोषणा चुनावों की हुई, टिकटों की बारी आई, उससे पहले मैंने हाईकमांड को बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और जो हमने उम्मीदवार दिया बहुत बढ़िया जीतेगा। लेकिन इन चुनावों में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बाई इलेक्शन जब 2021 में हुए थे तो पार्टी हार गई। उसके बाद हम अलग अलग ज़िलों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे कैसे उभरेगी? और ख़ास तौर से लोगों के अंदर महंगाई के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा इशू है वो इस बात को लेकर भी है कि हमारे इलाके में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मान लीजिए हम ऊना में गए, ऊना की एक सीट पर गए तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। कहीं हम गए, साफ़ सफाई की बड़ी समस्या थी। तो छोटी छोटी समस्याओं से लोग बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके हैं। मैं मानता हूँ कि महंगाई का इशू जो आप कह रहे हैं, 80 करोड़ गरीब लोगों को तो 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया 5 किलो राशन हर महीने फ्री मिल रहा है। और इंटरनेशनल फिनोमिनन एक है, सारे विश्व भर में महंगाई बढ़ी है और अन्य देशों के मुकाबले में भारत में कम महंगाई बढ़ी है। मैं देख रहा था, एक कंपैरिजन आपके चैनल्स ही दिखा रहे थे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत इंग्लैंड में 50% बढ़ी थी, इंग्लैंड में 55%, जर्मनी में 57% और भारत में 10%। तो तुलना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी पड़ेगी। इस करके जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोग गुमराह नहीं होंगे। जिनको मुफ्त राशन मिला है,
जिनको मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हैं, जिनको मुफ्त इलाज जिनका हो रहा है, जिनको 60 साल से ऊपर जो भी है, कोई व्यक्ति हिमाचल में ऐसा नहीं है जिसके पेंशन नहीं लगी है। सरकार ने रिलीफ दिया है। गांव में बिजली का बिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है सबका। पानी का कोई बिल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। जो आपने ऊना की स्पेसिफिक बात कही कि किसी गांव के लोगों को पानी की दिक्कत है, जल शक्ति विभाग के माध्यम से भारत सरकार प्रत्येक घर में नल से जल दिया जा रहा है। हिमाचल में 95% जो है वो घरों तक पानी पहुंच चुका है। जो 5% बचे होंगे आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। इस करके इतना कुछ हुआ है तो डबल इंजन की सरकार के प्रति लोग धन्यवादी भी हैं और वोट भी देंगे। सर एक और आखिरी में सवाल ये है, क्योंकि आप जिस प्रदेश से केंद्रीय मंत्री आते हैं, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से आते हैं, वहाँ आप मानते हैं और डबल इंजन की सरकार भी है, वहाँ पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, वो भी ऐसे वक्त में जब 21 बागी अलग से हैं। आपने 10-11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए और टिकट जब लिस्ट का ऐलान हुआ उम्मीदवारों का, उसमें थोड़ी सी देरी हो गई, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत लोगों को आपत्ति हुई। ऐसा नहीं होता, कई बार तो लास्ट डे जिस दिन नॉमिनेशन का होता है उसमें टिकट की अनाउंसमेंट होती है। सोच विचार करके अनेकों सर्वेस करवा के कई बार उसमें देर लग जाती है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले टिकट का अनाउंसमेंट हो गया तो काफ़ी है। ऐसी भी खबरें थी कि आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश का कौन सा कार्यकर्ता है जो मेरे से नहीं जुड़ा है? पार्टी में सारा जीवन लगाया है तो हर कोई मेरे से जुड़ा है। जिसको टिकट मिला वो भी मेरा है, जिसको नहीं मिला वो भी मेरा है। ठीक है, तो सर 68 में से कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? हम तो 68 की 68 जीतना चाहते हैं। और हम प्रेम कुमार धूमल जी की आने वाले वक्त में किस तरह हम देखेंगे उनको राजनीति में, या फिर आप पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे? क्या है आपकी प्लानिंग क्या है? मैं केवल चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, राजनीति में सक्रिय हूँ और जैसे आज देख रहे हो वैसे ही देखोगे। पूरी तरह सक्रिय, पार्टी के काम में लगा हुआ, प्रदेश के हित में काम करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो 55 लाख जो मतदाता हैं हिमाचल प्रदेश के, वो 12 नवंबर को फैसला करेंगे कि आखिर ईवीएम में वो किसकी किस्मत को कैद करने जा रहे हैं।